जय हिंद आप सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करेंगे। इसमें सेट नंबर 8 कंप्लीट करें जो 2018 में जो बिहार दरोगा एग्ज़ाम हुआ है उसका जो है ना एक क्लास में 25 क्वेश्चन तक सारा हम डिटेल पूरा सोल्यूशन करवा चुके हैं। तो आज जो एक क्लास होगा सेकेंड क्लास होगा। तो इसके पहले जो भी क्लास नहीं देखे हैं पीछे का तो सभी लोग आप लोग क्लास देख लीजिएगा, तभी जो है ना आज इस क्लास को देखिएगा। और ये जो है ना सेट नंबर कितना होगा तो 8 होगा। ठीक है, सेट नंबर 8 कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले जितने भी ऊपर दिख रहा होगा ये सारे जो है ना हम कंप्लीट करवा चुके हैं। और इसका सेट नंबर 8 का जो है फर्स्ट क्लास आ चुका है। तो आप लोग पीछे का क्लास आप जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको वो क्लास मिल जाएगा। तो पीछे का पहला क्लास ज़रूर देखिएगा। और आज की इस क्लास में जो है ना क्वेश्चन नंबर 26 से डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग देख लीजिए। देखिए, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। इसका एग्जाम हुआ था 11/3/2018 को एग्जाम हुआ था। प्रथम पाली का पेपर है। इसमें हम जो है ना 25 क्वेश्चन करवा दिए हैं। आज जो क्वेश्चन देखने वाले हैं 26 नंबर क्वेश्चन से देखने वाले हैं। अब जो है ना आप लोग का कंटिन्यू क्लास आएगा, क्योंकि अब तबीयत जो है ना सही है, क्योंकि ज़्यादा दिन भी जो है ना क्लास नहीं आने पे अब हर वो सब जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब से जो है ना क्लास आपका कंटिन्यू आएगा। ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक हो या तो फिर जो है ना सिलेक्शन गुरु हो, चाहे प्रैक्टिस सेट हो, सारा क्वेश्चन आपको जो है सारा आपको जो भी क्लास होता है इस चैनल पे आपको सारा क्लास देखने को मिल जाएगा। तो ये जो क्लास होगा सेट नंबर 8 का क्लास नंबर 2 होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा और अंत तक जो है ना क्लास को जरूर देखिएगा, तभी आपको जो है ना सारा क्वेश्चन याद होगा और जो है ना मज़ा आएगा क्लास करने में। जब क्लास कीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि हाँ क्लास कैसा करवाया जाता है, क्योंकि आपको इस तरह से क्लास ना आपको यूट्यूब चैनल पे कहीं नहीं मिलेगा पूरा डिटेल के साथ। तो चलिए ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को जो है ना अच्छा लगे तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है। तो ये कह रहा है ना कि कुछ नहीं में कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध जो है ना विरुद्ध है, बताइए। कह रहा है कि कुछ नहीं में कुछ का सर्जन जो है ना किस नियम के विरुद्ध है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। क्या होगा? द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कुछ नहीं में कुछ का सर्जन, कुछ में नहीं कुछ का निर्माण जो है ना कुछ में कुछ नहीं में कुछ नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है ना कि कुछ नहीं में कुछ का निर्माण, कुछ नहीं में कुछ नहीं आता है, नियम के क्या है तो विरुद्ध है। अर्थात ऊर्जा का संरक्षण यह बताता है कि एक पृथक तंत्र की कुल ऊर्जा जो है ना परिवर्तित नहीं हो सकती है। और नेक्स्ट देखिए कह रहे हैं यहाँ से कह रहा आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि आइंस्टीन ने बताया कि द्रव्यमान और ऊर्जा दो अलग अलग स्वरूप नहीं है और इसे एक दूसरे में जो है ना परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा अनुपात के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा में और ऊर्जा को जो है ना पुनः द्रव्यमान में जो है ना परिवर्तित किया जा सकता है। तो कह रहा है कि द्रव्यमान ऊर्जा अनुपात के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को पुनः द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे कह रहा है ऊर्जा को तो ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही जो है ना नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में जो है ना क्या कर सकते हैं, परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया कर सकते हैं और ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं, यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में जो है ना क्या होता है, चेंज हो सकता है। ठीक है, मतलब चेंज किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि भूमध्य रेखा और जो पीछे का जो इकोनॉमिक्स क्लास कुछ बचा हुआ ना उसको भी हम कंप्लीट करवा देंगे। तो आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है आप इस बात को निश्चिंत लेकर रहिए ना कि जो क्लास छूट गया है ना ये मत सोचिए कि हम कंप्लीट नहीं करवाएंगे। सारा हमको ध्यान रहता है कौन सा जो है ना क्लास कब करवाना है और कौन सा पीछे का छूटा हुआ है। तो सारा आप हम पे छोड़ दीजिए और जो क्लास करवाया जाता है वो जो है ना बेफिक्र वो क्लास कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर जो है ना नहीं गुजरती, बताइए। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्सिको। मैक्सिको से जो है ना भूमध्य रेखा नहीं गुजरता, लेकिन केनिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील से जो है ना गुजरता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे कह रहा है मैक्सिको से भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है। और देखिए पॉइंट कह रहा है कि 0 डिग्री अक्षांश पर खींची गई रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा, 0 डिग्री अक्षांश पर खींची रेखा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहलाती है। और आगे देखिए कह रहा है 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर क्या होता है, चमकती है। ठीक है, याद रखिएगा, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर क्या होती है तो चमकती है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भूमध्य रेखा पर जो है ना सूर्य की किरणें कब चमकती है, 21 मार्च और कब, 23 सितंबर को। आगे देखिए दिया हुआ है
कह रहा है विषुवत रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन देश है? इक्वाडोर है, कोलंबिया है, ब्राज़ील है, गैबोन है, कांगो गणराज्य है, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य है, युगांडा है, केनिया है, सोमालिया है, मालदीव है, इंडोनेशिया है, असाओ टोम एंड प्रिंसिपी है और क्या है? किवीरती है। ये सभी से जो है ना विषुवत रेखा क्या होती है? गुजरती है, याद रखिएगा। तो कौन कौन देश से विषुवत रेखा गुजरती है? इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबोन, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और क्या है? इंडोनेशिया, साओ टोम एंड प्रिंसिपी और क्या है? किवीरती है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है कि भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से जो है ना गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। अब भूमध्य रेखा पर एशिया महाद्वीप के जो है ना के देश हैं। कौन कौन है? मालदीव है, इंडोनेशिया और क्या है? किरीबाती है। तो भूमध्य रेखा पर एशिया महाद्वीप के देश हैं मालदीव, इंडोनेशिया और क्या है? किरीबाती है। आगे देखिए दिया हुआ है भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं कौन कौन है? तो सोमालिया है, केनिया है, साओ टोम एंड प्रिंसिपी है, कांगो गणराज्य है, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य है, गैबन एवं क्या है? युगांडा है। तो याद रखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है कि भूमध्य रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के देश कौन कौन है? तो याद रखिएगा सोमालिया, केनिया, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, कांगो गणराज्य, लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य और क्या है? गैबन एवं युगांडा है। आगे देखिए कह रहा है कि भूमध्य रेखा, ये सब जो है जितने भी सारे पॉइंट हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भूमध्य रेखा पर दक्षिण अमेरिका के देश कौन कौन है? तो ब्राज़ील है, कोलंबिया है और क्या? इक्वाडोर है। तो भूमध्य रेखा पर दक्षिणी अमेरिका के देश कौन कौन है? ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री जो है ना उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के समांतर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा कहते हैं। और कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश कौन कौन है? देखिए उत्तरी अमेरिका का देश बोलेगा तो मैक्सिको है और क्या है? बहामास है। यहाँ पर ये कह रहा है कि कर्क रेखा पर स्थित प्रमुख देश निम्न है। तो उत्तरी अमेरिका के देश कौन कौन है? मैक्सिको और क्या है? बहामास है। और अफ्रीका महादेश के जो देश हैं कौन कौन है? मिस्र है, लीबिया है, नाइजर है और क्या? अल्जीरिया है। और माली है, पश्चिमी सहारा और क्या है? मरीतानिया है। तो यहाँ पे कह रहा है कि अफ्रीका महादेश का जो देश है कौन कौन स्थित है कर्क रेखा पर? तो मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा और मरीतानिया आदि है। आगे देखिए कह रहा है एशिया महादेश का देश जो है कौन कौन है? ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और क्या है? सऊदी अरब है। तो एशिया महादेश का देश जो है ना कर्क रेखा पर कौन कौन है? ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और क्या है? सऊदी अरब है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दिया हुआ कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहा जाता है। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? मकर रेखा कहा जाता है। और मकर रेखा विश्व के निम्नलिखित देशों से होकर जो है ना गुजरती है। कौन कौन देश है? अर्जेंटीना है, पराग्वे है, ब्राज़ील है, नामीबिया है, बोत्सवाना है, दक्षिणी अफ्रीका है और क्या है? मोजाम्बिक है, मेडागास्कर है, ऑस्ट्रेलिया है, टोंगा तथा फ्रेंच पोलिनेशिया इत्यादि। ठीक है, तो कह रहा है कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को जो है ना मकर रेखा कहा जाता है। मकर रेखा किसे कहते हैं? तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और मकर रेखा विश्व के निम्नलिखित देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन देश है? अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, टोंगा तथा फ्रेंच पोलिनेशिया इत्यादि है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है कि सूर्य, कह रहा है सूर्य जो है ना कर्क रेखा तथा मकर रेखा के मध्य वर्ष भर क्या होता है? लंबा चमकता है। तो कह रहा है सूर्य कर्क तथा मकर रेखा के मध्य वर्ष भर जो है ना क्या होता है? लंबक चमकता है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है कर्क रेखा पर सूर्य जो है ना 21 जून को तथा मकर रेखा पर जो है ना 22 दिसंबर को क्या होता है? तो लंबक चमकता है। तो कर्क रेखा पर सूर्य जो है ना 21 जून को तथा मकर रेखा पर जो है ना 22 दिसंबर को क्या होता है? लंबक चमकता है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि विश्व के इतिहास में पहली जो है परमाणु आपदा जो है ना कब हुआ था? क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 अगस्त 1945 को हुआ था। तो कह रहा है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा जो है ना कब हुई थी? तो 6 अगस्त 1945 को हुआ था। आगे देखिए दिया हुआ है, कह रहा है विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा जो है ना 6 अगस्त 1945 को हुई थी। और विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा 6 अगस्त 1945 ईस्वी को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर की गई थी। तो यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन याद रखिएगा कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुआ था? आंसर क्या होगा?
6 अगस्त 1945 को हुआ था। और विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा बोलेगा तो कब हुआ था, तो 6 अगस्त 1945 को ही हुआ था, और अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर की गई थी। तथा 9 अगस्त 1945 को जो है ना, कहाँ किया गया, दोबारा नागासाकी जापान पर दूसरी बार परमाणु गिराया गया था। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि परमाणु बम नाभिक के विखंडन के सिद्धांत पे क्या होता है, आधारित होता है। और परमाणु बम में प्राय यूरेनियम 235, प्लूटोनियम 244 तत्व का क्या करते हैं, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रथम परमाणु बम रॉबर्ट ओपनहीमर ने 1945 में जो है ना बनाया था। अब हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर ने कब किया था, 1952 में किया था। तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, तो नाभिकीय संलयन पे आधारित है। और इसका जो हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया गया था, कब किया गया था, 1952 में। किसके द्वारा किया गया था, तो एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है, इसका आविष्कार एडवर्ड टेलर 1952 में किया था। चलिए आगे देखिए, हाइड्रोजन बम का निर्माण हाइड्रोजन के समस्थानिकों ड्यूटेरियम 1H2D2 व टाइट्रियम 1H1T3 के द्वारा जो है ना किया जाता है। और हाइड्रोजन बम की क्षमता परमाणु बम की अपेक्षा 1000 गुना क्या होता है, तो अधिक होती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी को पोखरण राजस्थान में किया गया था। और इसका कोड का नाम क्या था, स्माइलिंग बुद्धा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण जो किया गया था, कहाँ किया गया था और कब किया गया था। तो भारत में प्रथम परमाणु जो परीक्षण था 18 मई 1974 को किया गया था, पोखरण राजस्थान में किया गया था। और नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण जो है ना, 11 व 13 मई 1998 ईस्वी को किया गया था, जिसका कोड शक्ति 98 था, जिसमें यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटेरियम का उपयोग हुआ था। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से वर्ष 1969 में जो है ना स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है ना कहाँ स्थित है, तारापुर महाराष्ट्र में है। और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से जो है ना 1969 में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। चलिए आगे देखिए, क्या रहा है यहाँ पे। कर देखिए क्वेश्चन जो है ना, देखिए 3/23/2023 में जो है ना 64 पोस्ट वाले मेंस में क्वेश्चन देखिए पूछा हुआ है। आगे देखिए कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान रिएक्टर जो है ना अप्सरा 1956 ईस्वी में क्या हुआ था, स्थापित किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान कौन था, तो अप्सरा था। इसका जो है ना स्थापना कब हुआ था, तो 1956 में जो है ना स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि हस्तांतरण मूल का संबंध निम्न में से किससे है, बताइए। हस्तांतरण मूल का संबंध निम्न में से किससे है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, कर एवं लेखांकन से। किससे, कर एवं लेखांकन से है। तो याद रखिएगा कि हस्तांतरण मूल का संबंध जो है निम्न में से किससे है, तो कर एवं लेखांकन से है। देखिए कह रहा है कि हस्तांतरण मूल का संबंध जो है ना कर एवं लेखांकन से है। हस्तांतरण कीमत इस प्रकार एक मूल है, वह स्वतंत्र उद्यमियों के बीच लेन देन की कीमतों से संदर्भित करता है। और यह वस्तुओं के स्थानांतरण, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के बीच जुड़े मूल्य को जो है निरूपित करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा ना हेडफोन लगा के, बहुत मजा आएगा। जब तक आप देखिए, आपको बुक नहीं पढ़ेगा, आप बुक को पढ़िएगा, तो थोड़ा पैसेंस बना के रखिएगा ना, तो आपका सारा क्वेश्चन क्लियर होगा। और आराम से करेंगे, जल्दीबाजी में नहीं कि हाँ पढ़ते गए निकलते गए। कम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और याद करवा करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर दरोगा बनना है ना, अगर सोच रहे हैं कि मेरे कंधे पर डबल स्टार लगे और बिहार पुलिस बने, वर्दी पहने, तो थोड़ा बहुत जो है ना। और बिहार पुलिस वाले, इस बुक को आप लोग भी पढ़िए ज़रूर। जितने भी क्लास करवा चुके हैं पीछे का, वो सब क्लास कीजिए। आप लोग के लिए जो है ना आज से क्लास स्टार्ट हो गया है। और बाकी प्रैक्टिस सेट जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे आपको हम कंप्लीट करवाएंगे। और आप लोग बताइएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि एक सेपरेट अगर आपको बैच चाहिए बिहार पुलिस का, मतलब होमवर्क सीरीज प्लस प्रैक्टिस सेट, एक मतलब टॉप, मतलब जो है ना सेक्शन वाइज आपको चाहिए, मतलब शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा अच्छे से अगर आप लोग बोलिएगा तो फिर हम स्टार्ट कर देंगे बिहार दरोगा जैसे। तो जितने भी बिहार पुलिस वाले तैयारी करने वाले हैं वो आप लोग जो है बताइएगा, जैसा रहेगा आप लोग बताइएगा। बाकी आप लोग जो है ना इस क्लास को जरूर देखिएगा, या तो सिलेक्शन गुरु हो या तो ज्ञान बिंदु क्वेश्चन बैंक हो। आप लोग को जो है ना डायरेक्ट आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आप लोग को बहुत फायदा करेगा। अगर ऊंचाई वाले तैयारी कीजिएगा तो नीचे वाला तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस बहुत कमजोर जो है ना, एकदम ऐसा कुछ जो है इसका एग्ज़ाम होता है बहुत लो लेवल का होता है। आप देख सकते हैं कि अभी जो एग्ज़ाम हुआ है किस टाइप का क्वेश्चन था। इसलिए आपको भी जो है ना प्रिपेयर उच्च स्तरीय करना पड़ेगा, तभी आप जो है ना एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि बहुत लोग जो है ना 21,391 वाले में रिजल्ट नहीं हुआ है, तो सोच रहे हैं कि नहीं जो न्यू वैकेंसी आने वाला इस बार आर या पार कर देंगे।
तो आप लोग के लिए भी जो है ये क्लास बहुत ज़रूरी है और ये क्लास आप लोग ज़रूर लीजिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा जो है ना की जाती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है, कौन सा राज्य होगा? उत्तर प्रदेश होगा। तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य में ट्यूबवेल मतलब नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। आगे कह रहा है कि भारत में मुख्य रूप से जो है ना सिंचाई के 4 प्रकार साधन है। ठीक है, आगे देखिए 4 जो साधन है ना कौन कौन है? तो एक कुआं है, एक नलकूप है, एक तालाब है और क्या है? तो नहर है। ये 4 जो है ना साधन मतलब सिंचाई करने का है। ठीक है, तो भारत में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो नहर है, जिसमें कुल सिंचित क्षेत्र का 40% भाग जो है ना सिंचाई की जाती है। इसके अंतर्गत असम, पंजाब, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल आदि राज्य आते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है सिंचाई का द्वितीय मुख्य साधन कुआं है। इसके द्वारा कुल सिंचाई क्षेत्र का 37.8% भाग सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट देखिए कह रहा है सिंचाई का तृतीय स्थान जो है ना तालाब है। कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान कितना है? तो 14.5% है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है सिंचाई का द्वितीय मुख्य साधन बोलेगा तो कुआं है। इसके द्वारा कुल सिंचाई क्षेत्र का 37.8% भाग पर सिंचाई की जाती है। और सिंचाई का तृतीय स्थान बोलेगा साधन क्या है? तो तालाब है। कुल सिंचित क्षेत्र में तालाब का योगदान 14.5% है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए दिया हुआ है कि सिंचाई का चतुर्थ साधन नलकूप है। इससे कुल सिंचित क्षेत्र का 7.7% सिंचाई की जाती है। इसके प्रमुख राज्य गुजरात, उत्तर प्रदेश और क्या है? राजस्थान इत्यादि है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है कि नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में, तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई तमिलनाडु में होता है। तो कह रहा है कि नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में तथा तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ होता है? तो तमिलनाडु में होता है। ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तो यूपी में। और तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में की जाती है? तमिलनाडु में। ठीक है, त से तालाब, त से तमिलनाडु, याद रखिएगा। आगे देखिए दिया हुआ है बिहार में सिंचाई के साधन क्या है? तो क्या है? नहर है, नलकूप है, तालाब है और कुआं है। आगे कह रहा है कि बिहार में नहरों से कुल सिंचित भूमि 27.47% भाग सिंचित होता है। ठीक है, और नलकूपों द्वारा कुल सिंचित भूमि का लगभग 61.39 भाग जो है ना भाग पर सिंचाई की जाती है। आगे कह रहा है तालाब एवं अन्य से जो है ना 11.14 भाग क्या होता है? सिंचित होता है। और आप लोग को जो है ना एक बात बता देते हैं कि आप लोग को जो है ना आपको लोग के जल्द ही जो है ना आपका करंट अफेयर्स स्पीडी से शुरू से जो है ना पेज बाई पेज स्टार्ट करेंगे। एकदम बिहार दोगा सिलेबस बेस्ड आपको शुरू से जो है पेज नंबर 1 से आपको शुरू से लेकर लास्ट तक जो है ना पूरा बुक खत्म करवाएंगे। जो भी लेटेस्ट बुक आया है जो फरवरी से लेके जो है ना आपको जनवरी 2025 तक है, उस बुक का जो है ना बहुत लोग का मैसेज आ रहा है करंट अफेयर्स जो है ना करवाइए। और बाकी जो है कुमार गौरव सर का आपको पता है कि डेली जो है राहुल स्टडी जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आपका 10 क्वेश्चन का जो है डेली आपको स्लाइड मिलता है। और एक करंट अफेयर्स का ग्रुप अलग है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और बाकी एक स्लाइड मिलता होगा, उस स्लाइड को आप लोग डेली जरूर पढ़िएगा। 10 क्वेश्चन डेली जो सर पढ़ाते हैं उसी का सारा जो है ना 1 लाइनर में दिया रहता है। और बाकी स्पीडी का जो है ना बहुत लोग का मैसेज आ रहा था, तो सिलेबस बेस्ड जो है ना मतलब दरोगा का जो टॉपिक जो इंपॉर्टेंट मतलब शुरू से जो है ना स्पीडी का बुक आपको इतना यार कि शुरू से आपको लास्ट तक जो है ना स्पीडी का बुक पूरा खत्म करवाएंगे शुरू से। इसलिए अभी से करंट अफेयर्स करवाएंगे तो अभी एग्जाम जब तक होगा तब तक जो है ना सारा आपको बुक खत्म करवाएंगे। डेली एक क्लास आएगा, एक टॉपिक एक क्लास में खत्म, कम भार पड़ेगा और आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो करंट अफेयर्स भी क्लास स्टार्ट कर देंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। और जिनको भी बिहार दरोगा जो बैच नहीं ज्वाइन किए हैं वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे प्रॉपर्ली तरीके से सारा होमवर्क और प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा। और बाकी जो आपको यूट्यूब पे क्लास आ रहा है वो कंटिन्यू वे पे क्लास यूट्यूब पे आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो बस इस बार ना जी जान लगा दीजिए कि इस बार हर हाल में जो है रिजल्ट होना है तो होना है। इसके लिए कुछ भी करना पड़े, या तो आर नहीं तो पार, यही होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? बताइए। कह रहा है गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, पाली। क्या होगा? पाली। तो कह रहा है ना गौतम बुद्ध संवादों में पाली भाषा का प्रयोग करते थे। और महावीर के संवादों की भाषा क्या थी? प्राकृत थी। प्राकृत जो है ना कह रहा भारतीय आज भाषा के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई है उनका समान नाम प्राकृत है। और उन भाषाओं में जो साहित्य रचे गए हैं उसे प्राकृत साहित्य कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि पाली। पाली क्या है? तो कह रहा है यह प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी, जिसे पूर्व में बिहार से पश्चिम में हरियाणा राजस्थान तक और उत्तर में नेपाल उत्तर प्रदेश
से दक्षिण मध्य प्रदेश तक बोली जाती थी। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि देखिए, पहला देखिए प्राकृत। प्राकृत के बारे में क्या कह रहा है कि भारतीय आर्य भाषा के मध्य युग में जो अनेक प्रादेशिक भाषाएं विकसित हुई, उसका सामान्य नाम प्राकृत है। उन भाषाओं में जो साहित्य रचे गए हैं उसे प्राकृत साहित्य कहते हैं। पाली किसे कहते हैं? तो यह प्राचीन उत्तर भारत के लोगों की भाषा थी, जिसे पूर्व में बिहार से पश्चिम में हरियाणा राजस्थान तक और उत्तर में नेपाल, उत्तर प्रदेश से दक्षिण में मध्य प्रदेश तक बोली जाती थी। और इसी भाषा में बौद्ध साहित्य जो है ना, त्रिपिटक की रचना जो है ना किया गया था। ठीक है, किया गया था। ठीक है, आगे देखिए संस्कृत के बारे में कह रहा है कि संस्कृत के बारे में कह रहा है ना कि यह भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है और यह हिंद आर्य भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं इसी से जो है ना उत्पन्न हुई। किससे? संस्कृत से। और नहीं देखिए मगधी, यह भारत के मध्य पूर्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, जिसका संबंध भोजपुरी और मैथिली भाषा से है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 32 पे। कह रहा है कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को जो है मनाया जाता है? क्या होगा इसका? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी। 1 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व एड्स दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने की शुरुआत WHO द्वारा 1988 में जो है ना शुरू हुआ था। और विश्व मजदूर दिवस कब मनाते हैं? 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाते हैं। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोलेगा तो 14 सितंबर को मनाते हैं। और भारतीय युवा दिवस आज ही जो है ना यूथ डे है। स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर जो है ना राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 12 जनवरी को। और थल सेना दिवस कब मनाते हैं? 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? थल सेना दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस बोलेगा तो 12 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बोलेगा तो 12 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस बोलेगा तो 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग है? बताइए। नीचे दिए कूट का प्रयोग करके जो है ना सही उत्तर का चयन करने बोला है कि कौन रक्षा मंत्रालय के विभाग है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। रक्षा विभाग भी जो रक्षा मंत्रालय के विभाग है। और ये देखिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग रक्षा मंत्रालय के विभाग है। और रक्षा उत्पाद विभाग ये भी क्या है? तो रक्षा मंत्रालय के जो है ना विभाग है। ठीक है, और रक्षा वित्त विभाग क्या है? नहीं है। ठीक है, तो ABC इसका राइट आंसर होगा। तो कह रहा है कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत 5 विभाग आते हैं। एक होता है रक्षा विभाग, एक होता है रक्षा उत्पाद विभाग, एक होता है भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग, एक होता है चौथा रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग, एक होता है सैन्य कार्य विभाग। ये सब किस में आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और रक्षा मंत्रालय में जो है टोटल कितने विभाग होते हैं? तो 5 होता है। और वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह है। नेक्स्ट देखिए, करा निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? ये करेंट का क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 चेन्नई। तो बांग्लादेश द्वारा अपना नया कूटनीति चेन्नई में खोलने की घोषणा 7 अगस्त 2017 को जो है ना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 किसे सम्मानित किया गया है? ये भी देखिए करेंट का क्वेश्चन है, क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 सैयद शाहिद हकीम। तो कह रहा है सैयद शाहिद हकीम ने वर्ष 2017 में फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया। ध्यानचंद में पुरस्कार दिया गया। तो कह रहा है कि सैयद शाहिद हकीम को वर्ष 2017 में ईस्वी में फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया था। और ध्यानचंद पुरस्कार का गठन जो है ना 2002 ईस्वी में हुआ था। और यह क्रीडाओं और खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए जो है ना प्रदान किया जाता है। ठीक है, और इसमें नगद पुरस्कार जो है ना 10 लाख रुपये जो है दिया जाता है। ठीक है, इसमें ध्यानचंद पुरस्कार में। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 36 है। कह रहा है कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था, किसके द्वारा? बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था किसके द्वारा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा। ठीक है, तो कह रहा है कि बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा रद्द किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो कार्यकाल था 1910 से 1916 की ईस्वी के बीच था। और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में जो है ना बंगाल विभाजन रद्द करने की जो है ना घोषणा की गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा किसके काल में किया गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय काल में किया गया था। और इसका जो कार्यकाल था 1910 से 1916 था। और लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा किया था। और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को विभाजन लागू हो गया। और इसी दिन पूरे बंगाल में जो है ना शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा किया। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से बंगाल जो है ना 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी से विभाजन लागू हो गया। और इसी दिन पूरे बंगाल में जो है ना शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और बंगाल विभाजन के विरोध में बंग भंग आंदोलन चलाया गया। और उसी में स्वदेशी
और बहिष्कार आंदोलन का जो है ना जन्म हुआ था। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है, कह रहा है कि 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने। उनके सम्मान में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक जो है राज दरबार का क्या किया गया, आयोजन किया गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम जो है इंग्लैंड में सम्राट बने और उनके सम्मान में 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक राज दरबार का आयोजन किया गया। और नेक्स्ट है कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सम्राट की ओर से बंगाल विभाजन रद्द करने की घोषणा की थी। नेक्स्ट है इसी के समय 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बनाने की घोषणा की गई और जिससे 1912 में जो ईस्वी में जो है ना मूर्त रूप दिया गया। नेक्स्ट है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसका कार्यकाल 1916 से 21 था। ये जो है ना भारत के वायसराय के पद पर रहे थे, कब से कब तक, 1916 से 21 के बीच में रहे थे। ठीक है, और इन्हीं के जो है ना काल में 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन साथ हुए थे और इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में राजनीतिक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं। इसकी रचना जो है ना आरसी मजूमदार ने किया था। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन 1275 जो है ना मेंस में जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए तो याद रखिएगा 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मुस्लिम लीग के अधिवेशन साथ साथ हुए थे और इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग में राजनीतिक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं और इसकी रचना आरसी मजूमदार ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना किया था। तो होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने किया था। और रॉलेट एक्ट कब हुआ, तो 1919 में हुआ था। और मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1917 ईस्वी में और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में इत्यादि इन्हीं के शासन काल में जो है ना घटना है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ कि लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इनका जो टाइम पीरियड था 1905 से 1910 था और ये जो है ना भारत के वायसराय रहे थे और इनकी एक जो है ना काल की प्रमुख घटनाएं कौन कौन है, स्वदेशी आंदोलन लॉर्ड मिंटो द्वितीय काल में हुआ था और 1906 ईस्वी में आगा खां द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के काल में हुआ था और 1907 ईस्वी में जो है ना सूरत अधिवेशन कांग्रेस का विभाजन जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय काल में ही हुआ था। ठीक है, और ये देखिए क्वेश्चन 1275 जो है ना एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन हमारे सैंतीस पे कह रहा है कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, स्प्राइट। क्या है, स्प्राइट। तो कह रहा है कि विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान को स्प्राइट नाम दिया गया और भारत द्वारा 19 अप्रैल 1975 को पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था और भास्कर द्वितीय को 20 नवंबर 1981 को प्रक्षेपित किया गया था और इनसेट 1A यह एक भारतीय संचार उपग्रह था जिसको वर्ष 1982 में लॉन्च किया गया था और यह भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इनसेट का क्या है, हिस्सा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन 38 कह रहा है कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो भारत में पहली बार सन 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय का आकलन किया था और उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया होने का जो है अनुमान लगाया था। आगे कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 ईस्वी में धन निष्कासन के सिद्धांत को बताया एवं धन निष्कासन को देश के सभी दुखों का मूल कारण बताया। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया किसकी पुस्तक है, तो दादा भाई नौरोजी की है और 1867 ईस्वी में जो है ना धन निष्कासन के सिद्धांत को बताया एवं धन निष्कासन को देश के सभी दुखों का मूल कारण माना था। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है एनी बेसेंट के बारे में। कह रहा है एनी बेसेंट आध्यात्मिक थियोसोफिस्ट, महिला अधिकारी की समर्थक, लेखक, वक्ता एवं भारत प्रेमी महिला थी और वर्ष 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के जो है ना अध्यक्ष चुने गए थे। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी कहते हैं। ठीक है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी मतलब सीमांत गांधी उपनाम से जाना जाता है। आगे देखिए नीचे दिया हुआ है प्रमुख व्यक्तियों के नाम एवं उपनाम संबोधन निम्न है। ठीक है, व्यक्ति का नाम दिया हुआ है, उपनाम मतलब किस नाम से जो है ना संबोधन करते हैं। देखिए भगत सिंह को क्या कहा जाता था, भगत सिंह को जो है ना शहीद आजम, क्या होगा, भगत सिंह को शहीद आजम किसको बोलते हैं, भगत सिंह को कहा जाता है। ठीक है, लौह पुरुष और सरदार के नाम से किसको जानते हैं, वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं। गुरुदेव के नाम से किसको जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस नाम से जानते हैं, गुरुदेव के नाम से। ठीक है, और पंजाब केसरी और लाला जी के नाम से किसको जानते हैं, तो लाला लाजपत राय को जानते हैं। राष्ट्रपिता के नाम से किसको जानते हैं, महात्मा गांधी को। नेक्स्ट है भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जानते हैं, सरोजिनी नायडू को जानते हैं। ठीक है,
और बिहार केसरी के नाम से किसको जानते हैं? श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। बिहार विभूति के नाम से किसको जानते हैं? अनुग्रह नारायण सिंह को जो है ना बिहार विभूति कहा जाता है, ठीक है। और देश रत्न अजातशत्रु के नाम से किसको जानते हैं? राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं, ठीक है। देश रत्न अजातशत्रु के नाम से किसको जानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और देश बंधु के नाम से किसको जानते हैं? तो चित्तरंजन दास को जो है देश बंधु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है लोकमान्य। लोकमान्य के नाम से किसको जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। और लोकनायक के नाम से किसको जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को जानते हैं, ठीक है। आगे राजीव गांधी भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे और वर्ष 1984 ईस्वी में 40 साल की उम्र में सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी। और राजीव गांधी का जो कार्यकाल था 1984 से कब था? 1989 ईस्वी तक था। और लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री 1947 से 51 तक था, ठीक है। तो कह रहा है कि लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका जो टाइम पीरियड था 1947 से क्या था? 51 था। नेक्स्ट है राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी एवं प्रखर चिंतक एवं समाजवादी राजनेता थे। तो राम मनोहर लोहिया भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी एवं प्रखर चिंतक तथा समाजवादी राजनेता थे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति जो है ना प्रदान करता है? बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 44वां संविधान संशोधन। तो कह रहा है कि 44वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मसले को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। और नेक्स्ट देखिए, कह रहा है अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन मंत्रिमंडल द्वारा दोबारा दी गई सलाह को मानने के लिए जो है ना बाध्य होगा। नेक्स्ट है 42वां संविधान संशोधन द्वारा किए गए अनावश्यक परिवर्तनों को समाप्त करने के लिए जनता दल की सरकार ने यह 44वां संशोधन जो है ना किया था। यह जो है ना संशोधन किया था, कौन? 44वां किया था, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट करा कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा के आधार पर आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किया गया था। तो कह रहा है कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा का आधार आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह किया गया। और नेक्स्ट है मूल अधिकार में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 के अंतर्गत जो है ना विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि मूल अधिकार में सम्मिलित संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अनुच्छेद 300 के अंतर्गत विधिक अधिकार का दर्जा दिया गया। और नेक्स्ट देखिए 39वां संशोधन कब हुआ था? 39वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। और इसके तहत जो है ना 39वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1975 में, इसके तहत प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। नेक्स्ट है 43वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 43वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और 39वां कब हुआ था? 1975 में, ठीक है। और 40वां कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और इसके द्वारा 9वीं अनुसूची को कुछ अधिनियम में जो है ना शामिल किया गया था, ठीक है। आगे कह रहा है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और यह संविधान संशोधन अपनी अभी तक जो है ना पारित सभी संशोधनों में अधिक व्यापक था और इसके कारण लघु संविधान कहा जाता है। इसी को जो है लघु संविधान कहा गया है। और इसके द्वारा किए गए जो है प्रमुख संशोधन क्या है? तो निम्न है। कौन कौन है? देखिए, पहला कह रहा है कि संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया। किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 3 शब्द कौन कौन? पद निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों को 3 नए निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया, ठीक है। आगे है समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 39 के क जो है इसी के द्वारा जोड़ा गया। किसके द्वारा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी किसमें होगा? अनुच्छेद 43 के क में होगा। मतलब देखिए, याद रखिएगा कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किसमें है? अनुच्छेद 39 के क में है। किसके द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और नेक्स्ट है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी बोलेगा किस अनुच्छेद में है? 43 के क में है। किसके द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा और सुधार एवं वन जीव की सुरक्षा बोलेगा किस अनुच्छेद में है? 48 के क में है। किसके द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। आगे देखिए दिया हुआ एक नए अध्याय भाग 4 के क में अनुच्छेद 51 के क जोड़कर नागरिकों के 10 जो है ना मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। आगे कह रहा है अनुच्छेद 74 में यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए क्या होगा? तो बाध्य होगा।
और विधानसभा एवं लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया और इसे पुनः 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसे 6 वर्ष से घटाकर जो है ना यहाँ पे कर रहा है 6 वर्ष से घटाकर यहाँ 6 वर्ष कर दिया गया। नहीं, यहाँ पर 6 वर्ष घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे क्या होगा तो 5 होगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है ना कि विधानसभा एवं लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, और इसे पुनः जो है ना 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 6 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 पे कह रहा है कि सूची 1 सूची 2 क्या करना है, मिलाना है। देखिए इसमें दिया हुआ है कि संवैधानिक प्रावधान दिया हुआ है और स्रोत दिया हुआ। कौन सा संवैधानिक प्रावधान जो है ना और उसका स्रोत मतलब कहाँ से लिया गया है। देखिए मौलिक अधिकार बोलेगा, मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है तो ये जो है अमेरिका के अधिकार पद से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार कहाँ से, अमेरिका के अधिकार पद से लिया गया है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है तो ये जो है ना आयरिश संविधान से लिया है। कहाँ से लिया गया, आयरिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संसदीय सरकार, ये कहाँ से लिया गया है तो ये जो है ना ब्रिटिश संविधान से लिया है। कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। और केंद्र राज्य संबंध बोलेगा कहाँ से लिया गया तो कनाडा के संविधान से लिया गया, याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा तो इसका होगा सी 4 3 1 2। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, अमेरिका के अधिकार पद से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक पत्र कहाँ से लिया, आयरिश के संविधान से लिया गया है। और संसदीय सरकार बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध बोलेगा तो कहाँ से लिया, कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए ली गई विशेषताएं हैं और स्रोत, मतलब कौन सा विशेषताएं किस देश से लिया गया है ना, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। देखिए समवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बोलेगा तो कहाँ से लिया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बोलेगा तो कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और नेक्स्ट है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये कहाँ से लिया गया है तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है तो फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, रूस के संविधान से। तो कह रहा है मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श कहाँ से लिया गया है तो रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिया गया है तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। नेक्स्ट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से लिया गया है तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ कि मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित जो है ना आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया गया है तो जर्मनी का वाइमर संविधान से लिया गया है। फिर से देखिए एक बार रिकॉल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बोलेगा तो कहाँ से लिया गया तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ से लिया गया तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। मूल कर्तव्य एवं प्रस्तावना में न्यायिक आदर्श कहाँ से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया है। और आपातकालीन उपबंध बोलेगा तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया बोलेगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन बोलेगा तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकारों के निलंबन से संबंधित जो आपातकालीन जो प्रावधान होता है ये जो है ना जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, जर्मनी का वाइमर संविधान से। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 42 पर कह रहा है कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है तो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 राजीव महर्षि। कुछ में क्वेश्चन पूछा हुआ है, आगे देखिए। कह रहा है राजीव महर्षि भारत के 13वें मतलब 2017 से 2020 तक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे। और वर्तमान समय भारत के 14वें नियंत्रक महालेखा परीक्षक कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद का व्यवस्था किया गया है। और इसका कार्य जो है ना संसद द्वारा आवंटित धन की देखरेख करना ताकि सरकारी धन का उपयोग उचित तरीके से हो रहा है या नहीं इसका पता लगाया जाए। और देखिए कै के बारे में कह रहा है, कै की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसका जो कै का जो कार्यकाल होता है ना 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो पहले हो जाए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि सर क्रिक विवाद किन 2 देशों के मध्य है, बताइए। सर क्रिक विवाद जो है किन 2 देशों के मध्य है, बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 भारत और पाकिस्तान। क्या होगा, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। तो कह रहा है ना कि सरक्रिक विवाद जो है भारत पाकिस्तान के मध्य है। और सरक्रिक विवाद भारत एवं पाकिस्तान के बीच गुजरात में स्थित सीमा विवाद है। और यह विवाद कच्छ के रन में 96 किलोमीटर लंबे मुहाने को लेकर है। और सरक्रिक पानी के कटाव के कारण बना, वहाँ ज्वार भाटे के कारण
यह तय नहीं हो पाता है कि इसका कितना हिस्सा पानी में रहेगा और कितना पानी के बाहर रहेगा। आगे कह रहा है कि वर्तमान में इस नाले का नाम सर क्रीक है, ठीक है, लेकिन कच्छ के पुराने दस्तावेज में इसे सर क्रीक कहा गया है। इसका कारण बताया जाता है कि पहले इस नाले में सीरी नामक मछली पाई जाती थी, जिसके नाम पर इस नाले का नाम सर क्रीक पड़ा, ठीक है। और सर क्रीक मामले पर विवाद 1960 के दशक से शुरू हुआ था। आगे कह रहा है कि भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है और यह विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई सीमा है। यह सीमा भारत एवं पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर जो है ना क्या है तो लंबी है। आगे कह रहा है अफगानिस्तान एवं क्या है पाकिस्तान 2670 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है और इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम जो है डूरन रेखा है। डूरन रेखा किसके किसके बीच है? अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच क्या है? डूरन रेखा है, जिसका निर्धारण 12 नवंबर 1893 ईस्वी को ब्रिटिश भारत सरकार के सचिव सर मोर्टिमर डूरन और अफगानिस्तान के अमीर या शासक अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौते के द्वारा किया गया था। आगे कह रहा है कि भारत एवं अफगानिस्तान के बीच भी डूरन रेखा है, ठीक है, जिसका लंबाई 106 किलोमीटर है और यह सीमा लद्दाख में है। आगे कह रहा है चीन भारत के बीच 3488 किलोमीटर लंबी सीमा मैकमोहन रेखा है। तो मैकमोहन रेखा किसके बीच है? चीन और भारत के बीच है। कितनी किलोमीटर लंबाई है? 3488 किलोमीटर। और निम्न भारतीय राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेश की से सीमा बनाती है कौन कौन? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और क्या है? अरुणाचल प्रदेश। आगे कह रहा है कि भारत बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई बोलेगा 4696.7 किलोमीटर है और यह भारत के निम्न राज्यों की सीमा रेखा बनाती है और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं क्या है? मिजोरम है। तो कह रहा है कि भारत बांग्लादेश के बीच जो है ना सीमा की लंबाई कितनी? 4696.7 किलोमीटर है और यह भारत के निम्न राज्यों से सीमा रेखा बनाती है। कौन कौन राज्य है? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं क्या है? मिजोरम है। आगे कह रहा है कि भारत से सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश तथा सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश बोलेगा तो अफगानिस्तान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल के कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? ये कौन सा देश है? तो देश कौन सा है? तो फ्रांस है, ठीक है। तो कह रहा है किस देश ने वर्ष 2040 ईस्वी तक पेट्रोल और डीजल के कारों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? ये फ्रांस लिया है। और फ्रांस ने जीवाश्म ईंधन से चलने वाली गाड़ियां पर प्रतिबंध की घोषणा किया था और जो है ना वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल के वाहनों को बिक्री बंद होनी चाहिए, ठीक है, ये बोला गया है फ्रांस के द्वारा। अब फ्रांस पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है और इसकी राजधानी बोलेगा तो पेरिस है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 45 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 आरंभ, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि आरंभ मोबाइल ऐप का शुभारंभ जो है ना सड़कों के रख रखाव के लिए 24 जुलाई 2017 ईस्वी को तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया था, ठीक है। और इस मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्रामीण सड़कों के रख रखाव प्रबंधन को सुगम बनाया जाएगा, ठीक है, इसके द्वारा किया गया था। कि नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 46 कह रहा है कि भारत के किस राज्य में यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? भारत के किस राज्य को जो है ना यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पश्चिम बंगाल। ये करेंट का क्वेश्चन है। तो पश्चिम बंगाल को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड 2017 से जो है ना 17 में जो है क्या किया गया? सम्मानित किया गया, ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन 47 कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है ना प्रकाशित किया जाता है? क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है ना ग्लोबल हंगर इंडेक्स जारी होता है। तो कह रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया जाता है। अन्य महत्वपूर्ण सूचकांक एवं जारी करता विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? अंकटाड जारी करता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है, मतलब IEP, ठीक है। इंटरनेशनल जो है ना इक्वलिटी जो है ना क्या है? IEP इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है, ठीक है। तो वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जो है ना इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है, IEP याद रखिए शॉर्ट में। और जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक बोलेगा तो कौन जारी करता है? जर्मन वाच जारी करता है, ठीक है। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन जारी करता है? तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट ना याद रखिएगा। इससे जो है ना एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछेगा कौन सा इंडेक्स कौन जारी करता है और कौन सा इंडेक्स भारत का कौन सा स्थान पे है। इससे 2 क्वेश्चन आप अनुमान लगाए, 2 क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में जरूर रहेगा। चलिए आगे क्वेश्चन 48 कर रहा है कि नांगल कह रहा है नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उर्वरक।
तो नागल जो है उर्वरक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और नागल पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित है। यह मुख्यतः यूरिया का उत्पादन करता है। और तांबा धातु का अयस्क कॉपर पाइराइट है CuFeS2। कैल्कोसाइट बोलेगा Cu2S। और तांबा धातु का निष्कर्षण किया जाता है। उत्पादक राज्य बोलेगा तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश आदि है। ठीक है। और राजस्थान में खेतरी एवं सिधाना के खान से तथा मध्य प्रदेश में तरेगांव एवं मजलखंड से तांबा प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि राजस्थान में खेतरी एवं सिधाना के खान से तथा मध्य प्रदेश में तेरगांव एवं मलजखंड से तांबा प्राप्त होता है। और देखिए एक क्वेश्चन 64 पोस्ट जो है ना, 64 पोस्ट जो एग्जाम हुआ था बिहार दरोगा का, उसमें पीटी में देखिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34 है। आगे देखिए कह रहा है पेट्रोलियम सागरीय उत्पत्ति वाली अपसारी शैलों से प्राप्त किया जाता है और भारत में यह टर्सरी युग की संरचनाओं से मिलता है। तो पेट्रोलियम सागरीय उत्पत्ति वाली अपसारी शैलों से प्राप्त किया जाता है और भारत में यह टर्सरी युग की संरचनाओं में मिलता है। भारत में खनिज तेल निवारण क्षेत्र निम्न है। देखिए ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, गुजरात, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र तथा पूर्वी अपतटीय क्षेत्र, ये सब की क्या है तो खनिज तेल क्या है वितरण क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा भारत में है। और आगे देखिए उर्वरक उद्योग है। कह रहा है भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, इसलिए कृषि उत्पादों की मांग क्या हो रही है तो बढ़ रही है। आगे कह रहा है कि भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादक देश है। कह रहा है यहाँ पर कि भारत जो है ना विश्व में तीसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक का उत्पादक देश है। और भारत में प्रमुख उर्वरक उत्पादक इकाइयाँ निम्न कहाँ कहाँ है तो चालचर उड़ीसा में है, रामगुंडम कहाँ है आंध्र प्रदेश में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, सिंदरी एवं जमशेदपुर बोलेगा तो झारखंड में है। ये सब क्या है उर्वरक उत्पादक जो है ना कारखाना है। आगे देखिए दिया हुआ है पेनिसिलिन उद्योग। यह एंटीबायोटिक का एक समूह है और पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दुर्गारा की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात जो है ना सर्वाधिक रहा है। बताइए, एक क्वेश्चन तो जनगणना से हमेशा कंफर्म रहेगा। तो कह रहा है दुर्गारा की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक रहा है। जिसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु। ठीक है, तो कह रहा है दिए गए विकल्प में तमिलनाडु का लिंगानुपात 996 सबसे अधिक है। ठीक है, और प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे रंग संघ राज्य क्षेत्र दिया हुआ लिंगानुपात है। जैसे गोवा में कितना है 973 है, तमिलनाडु में कितना है तो 996 है, सिक्किम में कितना है तो 890 है लिंगानुपात, और कर्नाटक में बोलेगा तो कितना है तो 973 है, केरल में बोलेगा तो लिंगानुपात कितना है 1084 जो सबसे क्या है अधिक है, और दमन द्वीप में बोलेगा तो 618 जो सबसे क्या है तो कम है लिंगानुपात। और ये देखिए क्वेश्चन 1275 जो है ना पीटी एग्जाम में जो है ना फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। सोचिए दमन द्वीप वाला कि दमन द्वीप जो है सबसे कम कहाँ है तो दमन द्वीप में 618 है लिंगानुपात, और बिहार में बोलेगा कितना है 918 है, और भारत का लिंगानुपात टोटल बोलेगा 943 है। आगे कह रहा है कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन है। हरियाणा 879, जम्मू कश्मीर 889, सिक्किम 890 और पंजाब 895 और उत्तर प्रदेश बोलेगा तो 912 है। ये सब न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो है ना 5 राज्य है। और अधिकतम देखिए लिंगानुपात वाला 5 यूटी जो है कौन है, केंद्र शासित प्रदेश कौन है। देखिए अधिकतम में जो है ना यूटी में कौन है केरल 1084, मतलब जो है ना 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है। देखिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए केरल पुडुचेरी 1037, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993 और छत्तीसगढ़ कितना है 991 है। तो याद रखिएगा कि न्यूनतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य कौन कौन है। हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, पंजाब, उत्तर प्रदेश। अधिकतम लिंगानुपात वाले 5 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है तो केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और क्या है छत्तीसगढ़ है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में कितना है 991 है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे और अगले क्लास में जो है ना 51 नंबर से कंप्लीट करेंगे। तो एक क्वेश्चन और देख लीजिए, कह रहा है 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लूसी दुनिया की सबसे बड़ी ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ है। बताइए, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी किस द्वीप में हुआ है। कह रहा है लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में हुआ तो क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। तो कह रहा है लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट इंडोनेशिया द्वीप में हुआ है, और ज्वालामुखी एक जो है दरार अथवा निकास होता है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिससे लावा, ज्वालामुखी, गैसें, भाप और खंडमप पदार्थ जो है ना बाहर निकलते हैं। और ज्वालामुखी के प्रकार बोल रहा है कि सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जिसके मुख में हमेशा धूल, धुआं, गैसें, वाष्प आदि पदार्थ निकलते रहते हैं, उसे क्या कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और ज्वालामुखी जो अवस्थिति ज्वालामुखी दिया हुआ है और क्या अवस्थिति दिया हुआ है। देखिए कि लायू मोनालोआ बोलेगा तो कहाँ है, हवाई द्वीप कहाँ है, अमेरिका में है।
कोटोपैक्सी बोलेगा तो कहाँ, इक्वाडोर में है। माउंट एरेबस ज्वालामुखी बोलेगा तो अंटार्कटिका में है। बैरन द्वीप बोलेगा तो कहाँ, अंडमान भारत में है। और ओजोस डेल सलाडो बोलेगा ज्वालामुखी कहाँ है, अर्जेंटीना चिली सीमा पर स्थित है। अस्टाम्बोली जो है ना, इसे भूमध्य सागर का क्या कहते हैं, प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ठीक है। और ये भूमध्य सागर में है, ठीक है, भूमध्य सागर पर स्थित है। और माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है, तो सिसिली इटली में है। चलिए आगे देखिए। और देखिए दूसरा ज्वालामुखी कौन होता है, सुषुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। कौन होता है, सुषुप्त ज्वालामुखी होता है। किसे कहते हैं, तो ऐसे ज्वालामुखी जो काफ़ी समय से शांत लेकिन उसे उद्गार होने की संभावना बनी रहती है, ठीक है। तो कह रहा है कि सुषुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ऐसे ज्वालामुखी जो काफ़ी समय से शांत है लेकिन उसमें उद्गार होने की संभावना बनी रहती है, उसे क्या कहते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और सुषुप्त ज्वालामुखी निम्न है, कौन कौन, विसुवियस बोलेगा तो इटली में है, फ्यूजियामा बोलेगा तो जापान में है, कराकाटोआ बोलेगा इंडोनेशिया में है, और नारकोंडम बोलेगा तो पोर्ट ब्लेयर में दक्षिणी अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है। और तीसरा कौन ज्वालामुखी होता है, तो शांत ज्वालामुखी। क्या होता है, शांत ज्वालामुखी। जब ज्वालामुखी से उद्गार होने की संभावना पूर्णतः शांत हो जाता है उसे क्या कहते हैं, तो शांत ज्वालामुखी कहते हैं। और इसके मुख में जो है ना जल आदि से भर जाता है तब उसको क्या कहते हैं, शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो शांत ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो जब ज्वालामुखी से उद्गार होने की संभावना पूर्णतः समाप्त हो जाता है और उसके मुख जल आदि से भर जाता है तो उसको क्या कहते हैं, शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जिससे उदाहरण में क्या है, पोपा म्यांमार में क्या है, शांत ज्वालामुखी है। एकांगुआ दक्षिण अमेरिका में है, शांत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो बोले तो तंजानिया में है, शांत ज्वालामुखी है। और कोल सुल्तान एवं देवबंद बोलेगा तो ईरान इत्यादि में है, ठीक है, ईरान में है, ठीक है। ये सभी ज्वालामुखी कैसी है, तो शांत ज्वालामुखी है, ठीक है। तो आज के लिए रहने दिए यहीं तक। अगले क्लास में जो है ना क्वेश्चन नंबर 51 से करेंगे। और उसके बाद जो है ना जैसे ही पूरा क्लास खत्म होगा, अगले क्लास में जो है इस जो थर्ड क्लास आएगा इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो उसमें जो है ना पूरा कंप्लीट करवा देंगे। और फिर लास्ट में जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर जो है ना 100 तक फिर आपको रिवीजन करवा देंगे। तो सारा कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। तो क्लास को सभी जो लोग जो है ना लाइक ज़रूर कीजिएगा, हर ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा, और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे जो है ना बहुत सारे क्लास आपको बिहार दरोगा रिलेटेड, बिहार पुलिस, बीएसएससी सभी जो है ना आपको इंपॉर्टेंट क्लास देखने को मिलता है। और जिनको भी बिहार दरोगा बैच ज्वाइन करना है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वो सारा डिटेल टेलीग्राम चैनल पे डला हुआ है, तो आप वहाँ पे पढ़ करके जो है ना आप वहाँ पे आईडी दिया हो वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रॉपर्ली तरीके से प्रैक्टिस सेट, होमवर्क, ये सारा कुछ दिया जाएगा। तो सभी लोग जरूर ज्वाइन कीजिए और सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।